हेलो एवरीवन, दिस इज़ कॉमर्स कॉर्नर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेगरिज्म। सो इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, सेल्फ प्लेगरिज्म, डिटेक्शन, रोल ऑफ रेफरेंसिंग, प्लेगरिज्म, पेनल्टीज, कंसिक्वेंसेस टू बी इंक्लूडेड, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं, एंड HEI की पॉलिसीज़ हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि प्लेगरिज्म को हटाया जा सके। ये सारा कुछ हम इस सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? जब हम इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली किसी के आइडियाज़ को चुराते हैं और अपनी चीज़ों में लगा देते हैं और उसे हम न्यू कंटेंट के तौर पे शो करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म कई टाइप्स होती हैं, वैसे बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स बताई गई हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है कि अगर हमें पता है कि हाँ प्लेगरिज्म हो रहा है, फिर भी हम उसे उन वर्ड्स को, उन पैराग्राफ्स को नहीं हटा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पेनल्टी और कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज अनइंटेंशनली। तो अनइंटेंशनली कैसे होता है? जब हमें नहीं पता कि हमें कैसे रेफरेंसिंग देनी है, यानी कि अगर आप कोई भी रिसर्च बना रहे हो तो उस केस में अगर आपने कहीं से डाटा उठाया या कोई भी चीज़ें उठाई, पैराग्राफ, टेबल्स उठाए, तो वहाँ पे हमें बताना होता है कि ये सोर्स हमने कहाँ से लिया। वो लास्ट में हमें बताना होता है रेफरेंस करके, रेफरेंस की उसका ऑथर का नाम, लोकेशन बतानी होती है। तो अगर आपको रेफरेंसिंग करनी नहीं आती तो यहाँ पे अनइंटेंशनली आप बिना कुछ सोचे उस चीज़ों को उठा के अपनी रिसर्च में लगा देते हो, तो यहाँ पे अनइंटेंशनली प्लेगरिज्म होता है। अब इसे अवॉइड करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं बाय यूजीसी, HEI, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कॉमन टूल जो है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है टर्निटिन। इसकी यूज़ से हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो भी रिसर्च में प्लेगरिज्म आ जाता है, उसे हम हटाने का यहाँ से काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो यूजीसी है उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे प्लेगरिज्म को हटाया जा सकता है। उन्होंने 2017 में एक ड्राफ्ट रेगुलेशन को बनाया ऑन 1 सितंबर 2017। उसके बाद ये अप्रूव हुआ 20 मार्च 2018 में। और ये किसने अप्रूव किया था? MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू। देन डेफिनेशन ऑफ प्लेगरिज्म, जो फर्स्ट अटैम्प्ट था प्लेगरिज्म को एड्रेस करने का, वो 1992 में हुआ इन USA बाय द ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी, और उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट 1997 में UK में हुआ बाय द कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। ये दोनों जो हैं ये गाइडलाइंस देती हैं फॉर रिसर्च साइंटिफिक इंटीग्रिटी एंड सेट करती हैं प्रिंसिपल्स टू डिटेक्ट एंड प्रेजेंट प्लेगरिज्म। डेफिनेशन गिवन बाय WAWE यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स, वो कहते हैं किसी अदर्स के जो आइडियाज़ हैं जब हम यूज़ करते हैं उनकी परमिशन के बिना और उन्हें हम प्रेजेंट करते हैं एज अ न्यू और ओरिजिनल कंटेंट, तो उन्हें हम प्लेगरिज्म कहते हैं। एंड टाइप्स हमने पहले भी डिस्कस करी कि 2 टाइप्स होती हैं इसमें, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। जो कॉमनेस्ट फॉर्म है ऑफ प्लेगरिज्म की ये कि आप वर्ड टू वर्ड लिख रहे हो, यानी कि सेम ही लिख रहे हो या कुछ चेंजेस करके लिख रहे हो या कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उससे भी प्लेगरिज्म होता है। देन इस लास्ट पैराग्राफ में वही लिखा है कॉमन चीज़ कि हम कंप्यूटर की यूज़ से और इंटरनेट की यूज़ से यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं प्लेगरिज्म को। इनके काफ़ी सारे वेज़ हैं कि जब हम कॉपी करते हैं आइडियाज़ को और या फिर किसी के प्रेजेंटेशन को कॉपी करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे प्लेगरिज्म होना लाजमी है। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं? या तो हम साइटेशन करेंगे या रेफरेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट इज सोर्स। अब यहाँ पे अगर प्लेगरिज्म होता है तो कहाँ से वो लोग डाटा उठाते हैं? तो या तो वो पुरानी साइटेशन उठा लेते हैं या पुराने ही पेपर्स उठा लेते हैं कि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उठा ली। जैसे पैच राइटिंग में होता है, इसमें जो न्यू ऑथर है वो प्रीवियस आर्टिकल्स को यूज़ करके उन्हें रिप्लेस करके, रीऑर्डर करके, और जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उन्हें इधर उधर करके उसे यूज़ करता है एज अ न्यू कंटेंट। देन सेल्फ प्लेगरिज्म। सो पहले जो आर्टिकल पब्लिश्ड है उसमें आप कोई रिसर्च ऐड कर रहे हो तो उसको हम सेल्फ प्लेगरिज्म कहेंगे कि अपने आप ही ऐड कर दिया आपने विदाउट परमिशन, कि आपने जो जिसका जो आर्टिकल है उसका जो पब्लिशर है उससे आपने परमिशन नहीं ली, तो यहाँ पे सेल्फ प्लेगरिज्म हुआ। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है सलामी स्लाइसिंग का, यानी कि आप दोबारा से दोबारा वो आर्टिकल पब्लिश करे जा रहे हो। घोस्ट राइटिंग में आप किसी को क्रेडिट नहीं देते हो जिसकी रिसर्च उठाई है, जिसका कंटेंट उठाया, तो इसे हम घोस्ट राइटिंग कहेंगे। नेक्स्ट इज कॉल्यूशनल, यानी कि जो ऑथर है यहाँ पे एक एजेंट हायर करते हैं ताकि उनसे वो अपना आर्टिकल लिखवा सके, बट ऑनरशिप वो ऑथर के पास ही रहेगी।
इसका रीज़न क्या होता है, एक तो बहुत सारी पब्लिकेशन की डिमांड होती है और ऑथर को होता है कि मेरी जो नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। इसके अलावा कल्यूजनल के केस में काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं कि प्लेगरिज्म देखने को मिलता है। जैसे इंटरव्यू के केस में पब्लिकेशंस मांगी जाती हैं, ग्रांट्स लेने के लिए पब्लिकेशंस मांगी जाती हैं, देन परफॉर्मेंस अच्छी दिखाने के लिए, इंटरनेशनल रिसर्च का एक्सेस लेने के लिए, पुअर स्किल्स हैं तो हम प्लेगरिज्म का यूज़ करते हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो फटाफट कॉपी पेस्ट किया एंड फटाफट हो गया काम, देन इनएडिक्वेट प्रेपरेशन, प्रेशर है कहीं से, तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं कि हम प्लेगरिज्म की ओर भागते हैं। डिटेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म यानी कि जो प्रीवियस मेथड्स है उनमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ किया जाता था, ना ही कोई वेबसाइट यूज़ करी जाती थी, उनमें जस्ट एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे पता लगाया जाता था कि इस रिपोर्ट में या रिसर्च में प्लेगरिज्म है या नहीं है, ठीक है, और स्टडी ऑफ लिटरेचर, एक्सपीरियंस और पैटर्न। बट इन टुडेज़ टाइम जो प्लेगरिज्म है वो डिटेक्ट किया जा सकता है नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर के साथ और वेबसाइट्स के साथ, और जो वर्ड्स है वो रीयूज़ करे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम्स। बट यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है इन वेबसाइट्स की। बेसिक वेबसाइट और प्रोग्राम हमें पता है कि यहाँ पे ऑथेंटिकेट यहाँ पे प्रोग्राम यूज़ करा जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें प्लेगरिज्म को, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट जो यहाँ पे येलो जो हाईलाइट किया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है कि इतने जर्नल्स और इतने पब्लिशर्स यहाँ पे अपनी जो सर्विसेज हैं वो ले रहे हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ करे जाते हैं प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, काफ़ी सारे फीचर्स ट्रैक करने के लिए, एनालाइज ग्राफिक्स, क्रॉस लैंग्वेज टेक्स्ट, कॉपिंग ऑफ रेफरेंस, देन साइटेशन बेस्ड डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि हम प्लेगरिज्म यहाँ से पता लगा सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ आती है कि 100% हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ परसेंट रह ही जाता है। सो पेनल्टीज़ फॉर प्लेगरिज्म, ये सारी पेनल्टीज़ होती हैं जैसे क्रिमिनल चार्जेस, अपॉलजी लेटर, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ आर्टिकल्स, और ये सारी एक्सटेंड करी जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंड एडिटोरियल बोर्ड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। अवॉइडिंग प्लेगरिज्म इन राइटिंग आर्टिकल्स, तो यहाँ पे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं प्लेगरिज्म से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं नॉर्मल वे में। एक तो ऑनेस्ट रह सकते हैं, अपना कंटेंट खुद बना सकते हैं, या फिर अगर आपने कंटेंट खुद नहीं बनाया या फिर कुछ पैराग्राफ्स उठाए हैं कहीं से तो उनको एक्नॉलेज करना, उनके सोर्सेज को लोकेट करना, रेफरेंसिंग करना, साइटेशन करना, बताना कि हमने ये वाली चीज़ उस पेज नंबर से उठाई है और उनकी लोकेशंस बतानी। यूज़ ऑफ टर्निटिन एंड ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर, सो इसमें क्या होता है, जो टर्निटिन सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है प्लेगरिज्म को इन परसेंटेज में शो करने पे, यानी कि ये ओरिजिनल सोर्स से इसे कंपेयर करता है जो आपने रिसर्च बनाई है, अगर ये कितनी परसेंट वो उससे रिलेट करती है वो टर्निटिन बताता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कली में जॉहन बेरी ने इसे डेवलप किया था 1994 में, और ये एप्लीकेबल है 85 प्लस कंट्रीज़ में, और इसमें कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना पड़ता और ये कलर कोडिंग के बेसिस पे इसे यूज़ करा जाता है, यानी कि ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ब्लू मीन्स 20 वर्ड्स यहाँ पे कॉपीड हैं, ग्रीन मीन्स 0 to 24%, येलो मीन्स 25 to 49%, ऑरेंज मीन्स 50 to 74%, देन लास्ट इज रेड, अगर है तो 75 to 100% जो है डुप्लीकेशन है। रोल ऑफ रेफरेंसिंग बिब्लियोग्राफी इन हैंडलिंग प्लेगरिज्म, सो इसमें बताया गया है कि रेफरेंसिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब किसी का वर्क डायरेक्टली कोट कर रहे हो एंड या फिर पैसेज को यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी की आइडियाज़ या राइटिंग्स को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और पर्सन से रिलेटेड है तो उसे हम रेफरेंसिंग में मेंशन करेंगे। देन नेक्स्ट इज जो रीडर है उसे भी पता होना चाहिए कि ये सोर्स कहाँ से लोकेट कर रहा है या ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है। नेक्स्ट इज़ इन केस यहाँ पे कोई एरर आ जाता है जहाँ से आपने कुछ चीज़ उठाई है, ठीक है, आपने कोई पैराग्राफ उठाया उसमें कोई एरर है तो ये आप उसे ही डेडिकेट कर दोगे कि ये उसकी रीडिंग्स है, ठीक है। देन लास्ट पैराग्राफ में सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है कि हमने सारा कुछ केयरफुली रिकॉर्ड करना है, हर एक डिटेल्स जो है जैसे प्रॉपरली पेज नंबर्स, लोकेशंस क्या हैं वो एक पेज पे हमने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही हमने रिकॉर्ड करना है, अपनी मेमोरी पे डिपेंडेंट नहीं रहना क्योंकि हमारे माइंड से कुछ भी स्किप हो सकता है। देन करेक्ट स्पेलिंग्स होने चाहिए और ऑथर के नाम के, देन साइटेशन होनी चाहिए प्रॉपरली और रीडर जो है ईजिली ट्रैक कर सके द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को।
प्लेगरिज्म पेनल्टीज एंड कंसिक्वेंसेस। सो जो भी यहाँ पे प्लेगरिज्म के अंडर आता है वो यहाँ पे बाइंड होगा कि उन्हें पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा, यानी कि प्रोफेशनल हो सकती है, प्रोफेशनल रेपुटेशन उसकी ख़राब हो सकती है, इथिकल, लीगल या पर्सनल भी हो सकती है, ये हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेगरिज्म इंक्लूड डिस्ट्रॉय स्टूडेंट रेपुटेशन। अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या कॉलेज का स्टूडेंट यहाँ पे जो भी रिसर्च बनानी होती हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, उसमें वो डुप्लीकेशन या कॉपी पेस्ट वर्ड टू वर्ड का यूज़ करता है, तो यहाँ पे उसकी रेपुटेशन डाउन होने के चांसेस होते हैं, या फिर वहाँ से वो एक्सपेल या फिर सस्पेंड भी किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय प्रोफेशनल रेपुटेशन। अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल बिजनेस, पॉलिटिशियन या पब्लिक फिगर है तो उसकी सारी इमेज, सारा एंटायर करियर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यहाँ पे दोबारा से रेपुटेशन उसको गेन करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। डिस्ट्रॉय एकेडमिक रेपुटेशन। अगर इन केस आपकी जो रिसर्च है उसमें प्लेगरिज्म पाया जाता है तो यहाँ पे आप ये राइट खो दोगे कि आगे आप पब्लिश कर सको, ठीक है, तो आपका जो एकेडमिक करियर है वो सारा ख़राब हो जाएगा। लीगल रेपरक्यूशन, यानी कि अगर आपका कोई कंटेंट चोरी करता है विदाउट साइटेशन या विदाउट उसने रेफरेंसिंग के दौरान आपका कंटेंट वहाँ पे मेंशन किया है, तो उस केस में आप वहाँ पे सीयू भी कर सकते हो किसी के ऊपर, आप लॉ के अकॉर्डिंग उस पर केस भी दर्ज कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि या तो उसे जेल हो सकती है, या तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि मॉनेटरी रेपरक्यूशन, यानी कि अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसने किसी की राइटिंग्स या आइडियाज़ को यहाँ पे मेंशन किया है विदाउट रेफरेंसिंग, तो उस केस में उसे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस पॉलिसी फॉर कर्बिंग प्लेगरिज्म। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक्स में प्लेगरिज्म जो है एक बिग इशू है एंड इसको हमें हटाना होगा। सो यूजीसी है वो हेल्प करती है इन चीज़ों में। इन केस ऑफ हायर एजुकेशन, पीएचडी स्कॉलर्स एंड एवरेज अंडर ग्रेजुएट्स, सो इन केसेस में यूजीसी हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजीसी कैसे सेटअप हुई, ये 1956 में सेटअप हुई थ्रू एन एक्ट, यूजीसी एक्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के थ्रू ये सेटअप हुई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फंक्शंस ऑफ यूजीसी। सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये मेंटेन करके रखती है स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। सेकंड इज़ की फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ यूनिवर्सिटी को ये इंक्वायर करती रहती है टाइम टू टाइम। एलोकेट करती है फंड्स जो रजिस्टर्ड हैं अंडर सेंट्रल एक्ट, और नेक्स्ट इज़ ये फंड्स प्रोवाइड करती है अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी। फिफ्थ पॉइंट इज़ कोई भी मेजर लेना हो तो ये आगे रहती है ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ को इम्प्रूव कर सके। जब फंड्स को एलोकेट करना होता है तो ये एडवाइस करती है सेंटर और स्टेट को। देन ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करती है फॉर क्वालिफिकेशन बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। फीस और कोर्सेज को लेके ये रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब करती है। देन अकॉर्डिंग टू 26 सेक्शन ऑफ द एक्ट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। ये जो सारी ऊपर हमें चीज़ें पड़ी हैं इनको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू 26 सेक्शन 1956 एक्ट, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 26, 27, 28 ऑफ एक्ट 1956, यहाँ पे कंडीशंस स्टैब्लिश करी जाएंगी ताकि इनको फुलफिल किया जाए बिफोर बाइंडिंग रेगुलेशंस। देन जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो ऑफिशियल गैजेट्स में नोटिफाई करी जाएंगे। लास्ट इज की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जो भी रूल बना रहे हो। देन यूजीसी रूल्स रिगार्डिंग प्लेगरिज्म, तो यूजीसी रूल्स रिगार्डिंग प्लेगरिज्म में वही सारी चीज़ें आएंगी कि इसने एक्ट रेगुलेशन बनाया 2017 में, एंड देन जो अप्रूव हुआ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू। ये सारा पैराग्राफ हमने पहले ही पढ़ लिया। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइन। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं और प्लेगरिज्म को कैच करने का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाता है ताकि एकेडमिक इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जाए और प्रिवेंट किया जाए प्लेगरिज्म। आई होप कि अब तक यहाँ पे प्लेगरिज्म का मीनिंग तो समझ आ ही गया होगा। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन के ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। एन एक्ट ऑफ अकेडमिक डिसऑनेस्टी एंड ब्रीच ऑफ एथिक्स। इसमें हम किसी और के काम को एज अ ओन वर्क शो करते हैं। इसमें सेल्फ और डाटा प्लेगरिज्म आता है। जो सेल्फ प्लेगरिज्म है, सेल्फ प्लेगरिज्म यानी कि जो
प्रीवियसली पब्लिश्ड आर्टिकल है उसमें बस एडिशन करके हमने न्यू रिसर्च ऐड कर दी, ठीक है। सेल्फ प्लेगरिज्म वो होता है। एंड डेटा प्लेगरिज्म का मतलब है कि वो न्यूमेरिकल के बेस पे होता है, यानी कि किसी का डेटा हमने चुराया है। स्कोप ऑफ गाइडलाइंस, अब इन गाइडलाइंस को कौन कौन फॉलो कर सकता है? यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं जो इनकॉर्पोरेटेड हैं या रजिस्टर्ड हैं बाय सेंट्रल, प्रोविंसिकल या स्टेट एक्ट के अंदर, या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिक्लेयर किया गया है बाय पार्लियामेंट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन कोई भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो +2 के बाद भी स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी डिप्लोमास वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है कि वो गाइडलाइंस फॉलो करेगा। ये ड्यूटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर कर्बिंग ऑफ प्लेगरिज्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 एंड 5, इसमें जो HEI है यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे सर्टेन ड्यूटीज़ बनाते हैं इन ऑर्डर कि उनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकें। देन वो क्या करते हैं कि मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि स्प्रेड करें अवेयरनेस, ताकि प्लेगरिज्म को हटाया जा सके। उसके बाद ये सेमिनार्स भी करवा सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड अदर मेंबर्स। देन ये कोर्स वर्क्स भी करवा सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स डिग्री के लिए। देन ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉर प्लेगरिज्म डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। देन लास्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं फैसिलिटीज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म। मेथड्स फॉर कर्बिंग प्लेगरिज्म, इसमें सेक्शंस का ध्यान रखना। पहले हम सेक्शन 4 और 5 कर रहे थे जो ड्यूटीज़ थी, अब यहाँ पे मेथड्स हैं, ठीक है। 6 सेक्शन है इसका। सो इसमें जो भी मैकेनिज्म होगा उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा HEI। देन जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे सबमिट करेगा स्टूडेंट, वहाँ पे उसे चेक करा जाएगा कि इसमें प्लेगरिज्म तो नहीं है। देन थर्ड पॉइंट इज़ मेंबर ऑफ फैकल्टी या PhD MPhil स्टूडेंट्स को ये एक्सेस दिया जाएगा कि वो चेक कर सकते हैं प्लेगरिज्म, या उनको डिटेक्शन टूल्स प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी प्लेगरिज्म पॉलिसीज़ के साथ एक नई स्टार्ट करें। एंड इन केस अगर स्टूडेंट्स और मेंबर ऑफ फैकल्टी का कोई भी कंटेंट प्लेगरिज्म वाला नहीं है तो उस केस में उन्हें सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। देन जो डिसर्टेशन की सॉफ्ट कॉपीज़ होंगी वो सेंड करी जाएंगी टू इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर को। या डिसर्टेशन का मतलब होता है कि जो हम डिग्री को अर्न करने के लिए रिसर्च बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, उन्हें हम डिसर्टेशंस कहते हैं। अगर प्लेगरिज्म नहीं होगा उनमें तो उन्हें अवॉर्ड किया जाएगा एंड उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ इन सेंटर्स को सेंड करी जाएंगी। एग्जाम्शंस का मतलब है कि अगर यहाँ पे परमिशन लोगे आप किसी पब्लिशर से कि आपका कंटेंट हम यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में ये प्लेगरिज्म नहीं होगा। या अब यहाँ पे सारी रेफरेंसेस दे रहे हो, जो भी टेबल्स ऑफ कंटेंट हैं, सिमिलर कंटेंट विच इज़ माइनर का मतलब यहाँ पे ये है कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो उस केस में भी ये प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। देन स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंबल लॉ जेनरिक टर्म्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जो हम चेंज नहीं कर सकते, तो अगर वो बार बार यूज़ करी जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्लेगरिज्म है, ठीक है। एंड टॉलरेंस ऑफ प्लेगरिज्म, यहाँ पे 2 टाइप्स होती है टॉलरेंस, यानी कि एक तो प्लेगरिज्म होता है कि 0 टॉलरेंस, दूसरा होता है टॉलरेंस एरिया। सो इसमें कुछ एरिया रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि हम यहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लेगरिज्म माना जाएगा। उसके बाद है टॉलरेंस एरिया, जिसे हम टॉलरेट कर सकते हैं कि मान सकते हैं कि प्लेगरिज्म नहीं है ये, ठीक है। और कह सकते हो कि 10% तक एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रहेंगे। अगर आपका 10 to 40% है वो लेवल 1 का प्लेगरिज्म है, 40 to 60 है वो लेवल 2 है, लेवल 3 60% से अबव है। देन रिपोर्टिंग ऑफ प्लेगरिज्म एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड। इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट्स को सबमिट करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने AMP यानी कि एकेडमिक मिसयूज पैनल को स्टैब्लिश किया। इसके बाद जो AMP है वो रिपोर्ट्स बनाता है और सबमिट करता है टू PDA को, यानी कि प्लेगरिज्म डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ को विद इन 45 डेज़ के अंदर, जो कि फॉर्म करी गई है बाय हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ताकि वो डिसीजंस ले सके, ठीक है। जैसे जैसे AMP रिपोर्ट सबमिट करता जाएगा वैसे वैसे PDA अपने डिसीजंस लेते जाएंगे। देन पेनल्टीज़ फॉर द एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म अकॉर्डिंग टू 13 सेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं कि लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेनल्टीज़ डिसाइड करेंगे। सो पेनल्टीज़ फॉर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू PDA, यहाँ पे लेवल्स डिसाइड करे गए हैं। 3 लेवल्स हैं यहाँ पे, 10 to 40, 40 to 60 एंड 60 से अबव। तो 10 to 40 में उसको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे कोई भी, एंड उसको ये कहा जाएगा कि रीसबमिट करो अपनी जो भी स्क्रिप्ट है विद इन 6 months में।
लेवल 2 में 40 to 60 प्लेगरिज्म है तो 1 ईयर या फिर 18 मंथ का टाइम दिया जाएगा। लास्ट इज कि 60 से अबव यहाँ पे प्लेगरिज्म पाया जाता है इन केस ऑफ स्टूडेंट, तो उस केस में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। फॉर फैकल्टी, स्टाफ एंड रिसर्चर्स यहाँ पे 3 लेवल्स हैं अगेन। फर्स्ट लेवल इज़ 10 to 40, 40 to 60 एंड अबव 60। इनके लेवल सेम है लेकिन जो पनिशमेंट है वो डिफरेंट है। तो जो फैकल्टी के लिए फर्स्ट लेवल है 10 to 40, उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपको रीसबमिट करना है, दोबारा से पब्लिश करनी है वो रिपोर्ट विद इन 1 ईयर। उसके बाद 40 to 60 है तो 2 सालों का टाइम दिया जाएगा और इस केस में यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ना ही वो सुपरवाइज़र बन सकता है इसमें फॉर 2 इयर्स के लिए। और लेवल 3 में अगर 60 से अबव यहाँ पे प्लेगरिज्म फाइंड किया जाता है इन केस ऑफ फैकल्टी, स्टाफ और रिसर्चर्स, तो उस केस में वो ना ही इंक्रीमेंट लेगा ना ही वो सुपरवाइज़र बन सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि वो सुपरवाइज़र 3 सालों के लिए नहीं बन सकता और जो इंक्रीमेंट है वो 2 सालों तक नहीं मिलेगा। इन केस अगर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हेड है वही प्लेगरिज्म करता हुआ पाया गया तो यहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे एक्शंस लेंगी। सो हमने यहाँ पे सारा चैप्टर कवर कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके MCQs। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।